कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा आदाब, सलाम, यहाँ तक कि उनके घोड़ों को भी, उनके ऊँटों को भी जो उनके साथ सफ़र करते हैं, उम्मीद है कि उनको भी चारा डाल दिया गया होगा और मुसाफिरों ने भी खाना खा लिया होगा। और ये बूढ़ा दास्तान को, इसके पास जो दास्तानें हैं उनमें इस किस्म के किरदार हैं। डॉक्टर एजाज़ अनवर, मोहतरम मलिक इरफान पिछले प्रोग्राम में भी शरीक थे, लेकिन इनकी शख्सियात ऐसी हैं कि हम इनसे बातें करते जाएं तो इनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। लाहौर की बातें, अपने शहर की बातें, अपने प्यार की बातें। वो जो कहते हैं ना कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है दरअसल किसी और से मोहब्बत है, तो ये जो लाहौर से मोहब्बत है सिर्फ लाहौर ही से मोहब्बत। मलिक इरफान साहब जो है मेरी सुबह के सैर के साथी, इनकी एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि इनको सर्दी नहीं लगती। आज मेरे कहने पर फुल स्लीव पहन के आए हैं, अदरवाइज़ हाफ बाजू थ्रू आउट माइनस टेम्परेचर हो, इनकी वो रग जो है ना कहीं वो कट गई है जो इनको पेन के सिग्नल भेजती है। तो ओवरऑल हम देखें तो कह सकते हैं कि ये इनका पूरा ख़ानदान ही थोड़ा सा मतलब खपती तो नहीं मैं कहूँगा कि तख्लीकी, क्योंकि तख्लीक करने वाले भी खपती होते हैं। डॉक्टर साहब को देखे ना कोई शक्ल से कोई ऐसे नॉर्मल थोड़े लगते। चुनांचे इनके जो ख़ानदान है इनमें भी तख्लीक बहुत पाई जाती है। और कौन कौन से लोग हैं उनका भी मैं तज़किरा करूँगा। और अराई जो बरादरी है उसके जो पुराने लोग हैं तमाम इनके रिश्तेदार हैं, बल्कि एक किताब भी लाए हुए हैं बागबानपुरा और उसके मारूफ ख़ानदान, उसका तज़किरा हम बाद में करेंगे। लेकिन अक्सर ये जब अपने ख़ानदान का तज़किरा करते हैं तो हार्डली इनमें से कोई एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं पेश ना हो। तो मसलन तख्लीक की मैं बात करता हूँ, मियाँ मजीद साहब, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर साहब आप गवाह होंगे कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़ोटोग्राफ़र नहीं आया। उन्होंने मेरी भी पोर्ट्रेट्स बनाई, उन्होंने भी शादी नहीं की सारी उम्र, यानी वो इनके अजीज़ थे। महमूद असलम है जो इन दिनों बुलबुले किस्म की कोई सीरीज़ कर रहे हैं, अच्छे एक्टर हुआ करते थे, फिर बुलबुले की नज़र हो गए। तो मियाँ मजीद के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो कदामत है, कुछ मेयर महंगा आया था यहाँ पे, उसने क्या किया? और ये बुआनपुरा ना मेयर महंगे ने बसाया सी। अच्छा, ये पता नहीं कहते, कोई कहता है बलबंदे ज़माने में आया था, कोई कहते हैं शाहजहां के कहाँ से आया था? मुल्तान से। अच्छा, तो मैंने सुना कि उसको बुलाया गया ताकि बागों की रखवाली करे। जी 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 जी। हाँ। तो इन्होंने फिर आगे इनकी जो औलादें थी इन्होंने बुआनपुरा बसाया था। ये अच्छा, गांव होता। आप तो ये कहते कि लाहौर को ही अराइयों ने बसाया, कह सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये बागबानपुरा जो है जी जी, ये मेयर महंगा का करिश्मा है? हाँ जी, उनकी कब्र भी उधर ही है। अच्छा, आपने वो कब्र देखी? जी जी जी, अभी तक मौजूद है? अभी भी है। हाँ जी, ये आया थे आज से कोई मेरे शाहजहां के ज़माने की होगी। अच्छा जी जी। और उसके बाद बाकी जो वो सारे वो इसके जो थे इम्पोर्टेंट लोग, हाँ ये सारे जो थे सर शफी वगैरह ये उन्हीं के से आले दुआले ना। अच्छा, सर शफी की कोई हवेली थी जिसमें आपके पूरे ख़ानदान आबाद? वो मेरे नाना उधर रहते थे, वो 7 भरा। हाँ, तो 7 भाई थे नाना? जी 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 जी। और क्या करते थे? कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, ये लाहौर उन्होंने मंजे मले होंगे सन। हाँ। 7 मंजे उन्होंने दे, हाँ। ते 7 उन्होंने उनकी बेगमात के। अच्छा, तो वो बैठे रहते थे। एक जो था वो पढ़ लिख गए थे, वो फिर बापड़ा में। अच्छा, ये आपने ये भी बताया कि वो 7 जो चारपाइयाँ बिछा के बाबा जी सारे 7 सारे पेज ही होंगे ना सर? तो वो बैठे रहते थे और सर्दियों में जिस तरह धूप सरकती थी जी जी जी, तो चारपाइयाँ सरकती जाती। हाँ जी, इस तरह ही गर्मियों में होता है। गर्मियों में उल्टा हो जाता था। उधर
हाँ जी। और ये क्या मंजर होता था कि 7 बाबे जो है अपनी चारपाइयाँ खिसकाते जी, जी, और सारों को तकरीबन राशा राशा था। अच्छा, ये राशा क्यों था, करते तो कुछ पता नहीं ना। अच्छा, लेकिन वो जो नाना था और मियाँ मजीद के अब्बा जी, अच्छा मियाँ मजीद साहब जो फोटोग्राफ, जी जी जी, उनके अब्बा जी थे मियाँ अब्दुर्रहमान याद जी, ये नेशनल कॉलेज पढ़ते थे, पढ़ाते भी रहे जी, पढ़ाते भी रहे। हाँ अच्छा, ये है 1920 की गल। अच्छा, मियाँ इजाज की पेंटिंग्स थी। हाँ जी, ये ऑयल ऑन कैनवस, और बहुत अच्छी पेंटिंग थी। और मियाँ मजीद ने उनके सारे पेंटिंगों को फ्रेम करवाया था महफूज करने के लिए। जी जी, तो वो कहाँ है अब? बात यह है कि मियाँ मजीद ने एक बहुत बड़ी कोठी बनाई थी बागबानपुरे में जी, वहाँ डिस्प्ले करनी थी ऊपर की मंजिल में। उसके बाद मियाँ मजीद के छोटे भाई ने वो जगह बेच दी। अच्छा, आप कहाँ हैं? वो ही जानते होंगे, अब मंजरे आम पे नहीं है। अच्छा, आपने भी तो नन्ना हाउस बनाया हुआ है इतनी फासले पे, वहाँ कभी आप पुरानी कारों की नुमाइश कर देते हैं, कभी मोटरसाइकिलें आ जाती हैं। तो वहाँ पे मैंने वालिद साहब के कार्टूनों को डिस्प्ले करना है। जी जी, काफ़ी सारे कर दिए हैं और कुछ लाहौर के मतलब पेंटिंगें जो मेरी हैं वो डिस्प्ले पर हैं। ख़वातीन हज़रात, मैंने पहले भी शायद तज़किरा किया हो, डॉक्टर एजाज़ अनवर साहब को मैं कह लीजिए कि इनको ही नहीं, इनके वालिद साहब को भी जानता था। पाकिस्तान टाइम्स में होते थे और नन्ना के हिसाब से उन्वान से वो कार्टून बनाते थे। और इनका कहना है कि ये जब छोटे होते थे इनको देखकर उन्होंने नन्ना का किरदार तख्लीक किया। अब भी देखें ना, उनकी ज़रा उम्र रसीदा फॉर्म नन्हे ही लगते हैं। और एक और अहम बात कि अनवर अली साहब जो थे पंजाबी कहानी के पायनियर्स में थे। पिछली पंजाबी कॉन्फ्रेंस में मैंने उनका तज़किरा किया कि हम भूलते जाते हैं जो लोग पायनियर थे। कालियाँ ईंटां थे काले रोड, उनके एक मजमूआ था जो हमने भी पढ़ा और मैंने उन्हें पंजाबी अदबी संगत में कहानी पढ़ते हुए भी पढ़ा। अच्छा, हम मियाँ मजीद से आगे महमूद असलम नहीं, मैं भगवानपुर कोई ताल्लुक नहीं ना, लेकिन आपके अजीज़ों में से है ना, फूफी के पुत्र से। हाँ, तो क्योंकि महमूद असलम के जो वालिद थे असलम साहब, वो ड्राइंग मास्टर थे मुसलमान स्कूल। और मुझे याद है कि हमेशा बो टाई पहनते थे, ब्लैक कोट, और बहुत मेहनती थे। और ड्राइंग उस ज़माने में हमें कोई इतना पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी बहुत समझ बूझ थी कि उन्होंने एक शेर बनाया हुआ। इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि जब हम वो ड्राइंग रूम एक अलहदा होता था उनका, मैंने देखा मुसलमान, तो वो तो सबसे पहले हम उसको शेर को देखते। और जो 10th क्लास की जो ग्रुप फोटो होती है उसमें मैं उन दिनों को इंडिया गए, वहाँ से कुछ सूट सिलवा लाया। एक मैं हूँ सूट में बच्चों में, और एक हेडमास्टर साहब हैं अजीज साहब, महबूबुल हक के जो वालिद थे, और उनके साथ असलम साहब बैठे और वो हमेशा बो टाई में मतलब घुंघराले बाल, हाँ घुंघराले बाल वही। अच्छा मलिक साहब, आपके ज़हन में जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि पुराना लाहौर महफूज है, और यहाँ तक कि उस ज़माने में अब टॉयलेट का तो रिवाज नहीं था अंदरूनी शहर, वो बच्चे वो नालियों पे ही बैठ के तो जो भी करना था कर लेते थे। और इन्होंने उसकी तफसील भी बताई है कि उनकी सफाई एक ख़ास औरत के ज़िम्मे होती थी, और वो लोटा ऊपर से लेके तो पाँव से ये काम सर अंजाम देती थी अंगूठे से। यस, आपने तो धुलवाया होगा, आपको पता ही है। तो उसके बाद जब बच्चा फारग हो जाता था उसको हल्की सी पुश, बच्चा लुढ़कता हुआ और नेक्स्ट। हाँ, अच्छा जो ठूंगा देने चल में, तो वो जरा जोर से वो सजदे में चला जाता है। तो सूफी गुलाम उस्ताद तबस्सुम के सगे भाई, जी सूफी मुर्तज़ा, सूफी गुलाम मुर्तज़ा, जी हाँ, वो वहाँ पे कुलचों की दुकान, ये तो उनकी तफसील कुछ ये थी देवसवाज रोड, संतनगर और कृष्णनगर के दरमियान। अच्छा, जलाली आदमी थे। हाँ, ते जदों सुबह, क्योंकि ये जो थे ना पुराने नान भाई,
ये सिर्फ कुलचे और बाकरखाने लगाते थे। अच्छा, रोटी नहीं लगा? नहीं, रोटी कहते ना चीरा का काम है। चीर भी होते हैं ये, क्यों नहीं जी, है नहीं? तो वो ये सिर्फ कम तर काम। हाँ, वो सिर्फ खानदानी थे। हाँ। सारे पीछे से ते इधर से तंदूर भाखना तो उधरों सूफी साहब भी भाख जाते थे। अच्छा। तो लड़के भी वो शरारती से थे, तो सूफी साहब पे गालियों की ना आमद होती होती। अच्छा। तो किसी ने छेड़ देना तो फिर सूफी साहब ने 1.5-2 घंटा ना उन्होंने पक जाना। अच्छा। बस फिर जो होता था वो तमाशा, वो जब तक कुलचे लगते रहते थे वो जारी रहता था। उसके बाद मेरा ख्याल 7:30-8 बजे कुलचों का वो ख़त्म हो जाता है। लोग जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, उन्होंने काम का, अब तो खैर 24 घंटे कुलचे लगते हैं। तो फिर सूफी साहब ने नहाना धोना, कपड़े बदलने, हुक्का पीना और बाहर तख्तपोश पे सर्दियों में आके बैठ जाना, अखबार पढ़ना। तो ये लगता ही नहीं था कि ये सूफी साहब है। नहीं, कौन सा अखबार पढ़ते? पाकिस्तान। अच्छा, ये देखे ना कि उस ज़माने में वो कुलचों का कारोबार करते थे लेकिन पाकिस्तान टाइम पढ़ते। यानी ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जो है और उसके साथ एजुकेशन भी। जी जी। बल्कि हमें बताया नहीं गया, सूफी साहब ने बनफ्से नफीस मुझे इन्फॉर्म किया, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि सूफी गुलाम उस्ताद तबस्सुम जो है उनके भाई की दुकान है कुलचों की। अच्छा। हाँ। और ये कभी कभार वहाँ जाके तो कुलचे खुद लगाते। ये छोटा भाई था। अच्छा, आई कुडंट बिलीव इट। जी जी। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ, मैं, वो हमारा ख़ानदानी कारोबार था और हम वहाँ पे कुलचे लगाते थे। अब देखें डॉक्टर साहब के ऐसे स्कॉलर कि पहला शख्स था जिसको खाना फरंगे ईरान ने डायरेक्टर जनरल लगाया माल रोड पे। और हाँ, उनसे पूछा गया जो ईरानी थे कि आमतौर पे ईरानी होता है तो आपने सूफी साहब को क्यों लगाया? और उनका ये कहना था कि सूफी साहब हर ईरानियों की निस्बत फारसी में ज़्यादा माहिर, इसीलिए जब सूफी साहब फौत होते हैं तो फैज़ साहब ने कहा था कि पहले हमें कोई दुश्वारी होती थी फारसी की, अरबी की, तो हम सूफी साहब के पास चले जाते, अब किसके पास जाएंगे? हाँ। तो उस ज़माने में जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो आजकल के इंटेलेक्चुअल्स की तरह नहीं है कि अना की बुलंदियों में बैठे हुए हैं, वो डाउन टू अर्थ लोग। मुझे याद है ये रक्षे पे आते होते थे खाना फरंग। हाँ। टोपी शेरवानी शलवार वगैरह टोट लिखी। बल्कि शायर कमाल के थे वो, वही ना कि आपने एक दफ़ा कहा था कि लॉरी थोड़े से चले होते। हाँ। तो शोहरत के लिए मतलब हुए वो हमसे हम कलाम अल्लाह अल्लाह, फरीदा खानम का या गालिब का जो उन्होंने तर्जमा किया, या एक पुत्र हटाते नहीं निकले। फिर वो शेक्सपियर का ड्रामा था मिडसमर नाइट ड्रीम। अच्छा। उसका भी इन्होंने किया था, सावन रेन दा सपना। अच्छा, तर्जमा किया था। जी जी जी। ये यहाँ पे एक बात है, पुत्र ने विकदे हटा थे जी ये सौदा नकद जवानी दा तू लब दी फिरे उधार पड़े, ये असल च जंग दे खिलाफ हैगा। हाँ। अच्छा। ये लोग की समझते जंग दा तराना हैगा। नहीं, लेकिन यदि गहराई जाओ कि अपने पुत्र न मरवाओ। अच्छा, तो सूफी साहब के वो जो भाई थे छोटे, उनके अलावा एक और भाई थे जो प्लेस भी लिखते थे। अब वो सूफी साहब के बेटे थे सूफी वकार पेंटर, सूफी निसार पेंटर। ये एफसी कॉलेज पढ़ाते, अमेरिका चले गए थे, फौत हो गए। अच्छा। तो ही वाज अ गुड पेंटर। आपके बचपन में मतलब ये सूफी साहब थे और कौन से, मतलब आपने कहा कि कोई हलवाई था, वो सस्ता था? और हलवाई नहीं था वो, ये दूध नहीं बेचता था। अच्छा। ना कटा, वो होता नहीं है ये बच्चों के जो तालू शालू कटे होते हैं। हाँ। तो वो गाड़ियाँ बड़ी निकालता। अच्छा। हाँ। लेकिन वो समझ नहीं आती थी लोगों को। नहीं। तो किस तरह निकालता? उसका नाम नूर मोहम्मद था। अच्छा। नूरा नूरा भी कहते थे, लेकिन मशहूर वो नक कटे के साथ। अच्छा।
तो जब भी उसकी दुकान पे जाना ना, हर एक को नहीं निकालता होता था। हाँ। एडा भी कमला नहीं थी। अच्छा। तो वो गालियां फिर अच्छा, अब आप हिसाब लगा लें। अच्छा, कौन सी गाली थी। हाँ हाँ। अच्छा मलिक साहब, असल मसला ये है कि ये जो ज़ात पात, जी जी, ये जो मुख्तलिफ हवाले हैं हमारे, हम उसमें प्राइड भी लेते हैं, कबीला है, और हम तो अराइयों के इसलिए भी शुक्रगुजार ही नहीं, उनके मुरीद हैं, क्योंकि बुल्ले शाह इनायत का मुरीद था। जी जी। तो अगर बुल्ले शाह अराइयों का मुरीद हो गया है जी जी, तो क्या कहा था, बुल्ले नूं समझावन आइयां भैणां ते भरजाइयां कि बुलिया की आल अब नबी औलाद नबी दीखां लाइयां छड़ दे पल्ला राइयां। तो बुल्ला कहता है कि जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मेरे इंतजाम, जेड़ा सानू राई आखे जन्नत पींगा पाइयां। अच्छा। मतलब इतनी कमिटमेंट थी। अच्छा मलिक, आप बात कर रहे थे शाह इनायत की। जी जी, कि वो आपकी लड़ी के थे। हाँ, मेरी नानी दादी। और उनको उर्स पे जाते थे तो कहते थे बाबे मियाँ से चल रहे हैं, मतलब एक पर्सनल उनके साथ। जी जी जी। तो मोहम्मद रफ़ी के हवाले से आपने एक किस्सा सुनाया। वो थे इनके याद में थे, मेरी नानी दे ताया जी सन। अच्छा। मियाँ सराजुद्दीन, बड़ा ने बताया हुआ है, मैंने तो देखा नहीं था, वो पाकिस्तान में वाले फौत हो गए थे। तो कहते हैं कि उन्होंने कोल बड़ा कोई इलम हैगा सी, तो सारे हिंदू सिख मुसलमान ना बच्चों को कन्वेडे नहीं हो जाते। वो आंदे सन दम शम करा के ये वो, तो उन्हें कोल इलम हैगा सी। तो एक कहते हैं कि पार्टियों बाहर एक पिछल पैरी हैगी सी, चुड़ैल थी, तो वो लोगों को तंग करती थी। अच्छा। तो वो सारे लोग गए मियाँ साहब को कि जी मियाँ जी तुसी पहुंचे हुए हो ते तुसी एदा हल कड्डो। पिछल पैरी मानी चुड़ैल। हाँ। अच्छा अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना पिछल पैरी का, हमारे नॉर्थ में बहुत ज्यादा, अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे एक पुत्र ने कसम खा के कहा कि मेरी चची पिछल पैरी थी। फिर है भी सही हो उनके। सही कह। तो उनकी तो पूरी जितनी भी रवायत है देवमाला है नॉर्थ की, उसमें पिछल पैरियां और परियां मौजूद है। अच्छा, वो गए आपके वो बुजुर्गों के पास कि जी पिछल पैरी का कुछ करें। आहो, मियाँ सराजुद्दीन के पास। हाँ, तो सुने बड़े पहुंचे। अच्छा, खैर उन्होंने कोई वो जाकर अमल शमल पढ़ देते थे। चुड़ैल उनको कहती होती सराजुद्दीन मैनू बख्श दे, मैं तेरी सत्ता पुश्ता तक नहीं पहुंचांगी। लेकिन कहते ने कि उन्होंने उन्होंने की लिया सी पार्टियों बाहर, की लिया तो मुराद लाइक ठोक दिया था। अच्छा। जो भी। अच्छा, बहरहाल ये किस्सा खत्म हो गया। तो बहरहाल वो चुड़ैल भी मर गई, पता नहीं चुड़ैल तो अब तक अभी है बाहर, वो दूसरी फॉर्म में है। अच्छा। तो अच्छा, तो ये ना ये रहते होते थे चुमाले। हाँ, पार्टी के अंदर। अच्छा, चुमाले का तज़किरा मैंने डॉक्टर साहब बहुत सुना है कि बहुत हिस्टोरिकल। हाँ जी, बल्कि सो मच सो को एक जो कॉन्सेप्ट है कि बुद्ध जो थे महात्मा, वो आए थे जो चुमाले के गिर्द उन्होंने क्याम किया था, कुछ है ऐसी बात? लॉर्ड बुद्धा जो है वो सारी उम्र फिरते रहे हैं। हाँ। तो क़याम में एक जगह नहीं होता था। जी जी। तो इसलिए हो सकता वो यहाँ आए हों। अच्छा जी, चुमाले की आप बात करें। चुमाला सबसे जो मशहूर जगह थी ना, जहाँ पे मौलाना गुलाम मुर्शद का घर था। अच्छा, ये बादशाही मस्जिद के, बादशाही मस्जिद गुलाम। तो ये बाबा जी के दोस्त भी थे। अच्छा। तो मैं छोटा जो ना सा, वो उनका जिक्र बाद में करते, चलो मौलाना गुलाम मुर्शद करते हैं। तो हम बादशाही मस्जिद जाते होते थे ईद नमाज पढ़ने। तो अब्बा जी ने कहना कि मौलाना गुलाम मुर्शद की आवाज़ है। मैं क्या आवाज़ तो आ रही है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो खैर बात आई गई होगी। तो एक दिन मैं उनके घर गया, अम्मी भी जाती होती थी, अब्बा भी जाते होते थे। तो मैं क्या बाबा जी जब आप मस्जिद जाते हैं तो आपकी आवाज़ सुनाई देती है, आप नज़र नहीं आते। कहने आ इधर। तो नीचे ना वो बड़ा वो बिजली का मीटर लगा हुआ था उस जमाने में। कहने से मैं इतने खलो जाना
तो इधर मैं बोलता हूँ तो आप लोग सारे उधर सुन लेते हो। मैं छोटा बच्चा था तो हम सच समझ गए। तो उनके ऊपर जो जहाँ पे बैठते होते थे, नहीं मतलब लाउड स्पीकर था ना? लाउड स्पीकर नहीं, बिजली का मीटर था। नहीं तो किस तरह उनकी आवाज जाती थी? ओहो मैंने झूठ बोल, मतलब मुझे मैं बच्चा था ना तो मुझे वो एक कि मैं इतना बोल देना तनु आवाज आ जाती। अच्छा तो इनकी मेज पे ना 3-4 7 अप की बोतलें जरूर पड़ी होती थी, लेकिन कभी पियाई नहीं थी। अच्छा तो वो खैर वो जो था। अच्छा, आपके एक आर्टिस्ट भी थे बुजुर्ग, लंबी लंबी जुल्फे रखी, वो अम्मी के मामू थे। अच्छा वो क्या बनाते थे? वो यही पेंटिंग्स, डिजाइनिंग, ग्राफिक आर्ट्स। कौन? माइकल? नहीं उनका नाम था मियाँ अशरफ कादरी। अच्छा बाटी के अंदर। अच्छा तो वो शादी कहीं बाहर की उन्होंने? वो और जी तो वो थी, वो मेरा ख्याल यूपी के थी। अच्छा रायबरेली की। अच्छा तो आप जाते किस तरह आपका इस्तेमाल करती है? इस्तेमाल तो अच्छा होता था। आप अपने वाले साहब के साथ जाते? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो मैं और अब्बा जी ने जाना तो बैठे रहना तो चाय पूछनी नहीं कि पी लो। तो जब जाने लगते थे, हाँ भाई वही बैठो कुछ खा पी लो, जैसे आए थे वैसे ही चलिए। अब ये कहना चल यार उठ के चलिए, हम चले जाते। अच्छा जी। वो जो थे ना मियाँ सिराजुद्दीन, जिन्होंने पिछल पैडी किली सी, इनके घर आता था मोहम्मद रफ़ी। कहते ने उदों 16 साल का हैगा सी, 16 साल का ना। तो इनकी मुट्ठी चापी करना, इनकी जुल्फ तराशी, दाढ़ी शाड़ी बना देनी। तो उन्होंने कहा एक दिन, बड़े बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मियाँ जी मेरे लिए दुआ करो कि भाई मैं बड़ा गुलूकार बन जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फलाने दिन तो जाएंगी रावी के किनारे, तो उधर जाके ना तो जितनी भी तेरी ताकत है ना, तो आप ऊंचा सा कोई भी राग कोई भी ते गाई। लो जी मुकर्रर दिन ते वो गया, खैर गाऊ के वापस आया। तो जब घर आया ना तो पता चला कि मियाँ साहब फौत हो गए। अच्छा हाँ, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर तो शायद बड़े लोग थे। तो करामत कुरामत तो होगी। आपके एक बुजुर्ग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मेरा पतंगे भी बनाना सिखा, वो थे मियाँ मजीद के अब्बा जी, मियाँ अब्दुर्रहमान इजाज। अच्छा पतंगे बनाना सिखा? आओ मेरा नाना। हाँ जी ये मैं छोटा होता था, मेरा ख्याल है 1970-71। तो ये बाहर वो दयाल बामन का मोड़ था, तो इधर बैठ के वो बसंत आने से पहले ना महीना 1.5 महीना पहले तैयारियां शुरू होती थी। मियाँ मजीद के वालिद साहब बनाते थे? वो मेरे नाना भी। आपके नाना भी? ये शतीर करने शुरू करने, उन्होंने सेक लुवाना ये वो। तो ये पतंगे मैंने नाना की बनी पतंगे तो मैंने खुद देखी। अच्छा हाँ, पतंगे गुड्डे उन्होंने टांगे होते थे। तो ये भी तो एक फॉर्म ऑफ आर्ट। हाँ जी, पतंग बनाना बड़ा मुश्किल काम। हाँ जी, उसका शतीर जो है ना उसका। हाँ, और उस जमाने में और कहा जाता है कि भाई उनकी बनाई हुई पतंग कोई काट नहीं सकता। वो थे मियाँ अब्दुर्रहमान के आई थिंक बड़े भाई थे। अच्छा तो असि सुने हैं कि भाई पाकिस्तान बनने तो पहले ना जब बसंत आती सी या और भी उन्होंने पतंग आज तक किसी ने नहीं कटी। तो आगे से उनका बेटा भी पतंगबाज था, वो भी खुद ही बनाता था। उसका आगे से बेटा वो भी खुद ही बनाता था। अच्छा। फिर ये पाबंदी लग गई पतंगबाजी, तो बेचारों ने बनानी छोड़ दी। उम्मीद है कि इस दफा शायद इजाजत मिल जाए। इजाजत मिल रही है कहते ने। पर वो रौनक नहीं रहेगी जो होती थी। एक दफा मुनक़ता हो गई तो दोबारा जिस तरह पुराना अखबार जो होता है जी वो बंद हो जाए, उसको दोबारा निकालें तो वो चलता नहीं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मलिक साहब बात कर रहे थे बागबानपुरा, जो इनके बड़े थे महंगा साहब, उन्होंने आबाद किया। तो एक किताब है हमारी आबाई बस्ती बागबानपुरा और उसके मारूफ ख़ानदान, ये मियाँ सईद अहमद ने लिखी है और बड़ी तफसील से, इसमें कोई फैंटेसी नहीं है, रियल हिस्ट्री है और मुख्तलिफ जो फेमस अराई हैं उनकी तफसील लिखी हुई है। ये
नायाब है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप हमसे रब्ता करें तो हम इसकी तफसील दे सकते हैं। इसी सिलसिले में जो ज़ात पात का सिलसिला है, मुतालिया कर रहा था। ये अर्सा पहले, बहुत अर्सा पहले मैंने किताब पढ़ी थी, यूरी गंगोस्की की पाकिस्तान की कौमियतें। ये मास्को से शाया हुई थी, इसका उर्दू तर्जुमा भी शाया हुआ। इसको अगर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ना, ज़ात पात पर यकीन उठ जाता है, क्योंकि कोई कहीं से आया, कहीं आबाद हो गया, वहाँ से उठे वहाँ चले गए, पाकिस्तान की कौमियतें। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि इनकी तहकीक के मुताबिक पंजाबी ज़ुबान जो है, सबसे पहले जो बुद्ध भिक्षु थे उन्होंने अपने जो मजहबी गीत थे उनमें इस्तेमाल की। नो, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि बुद्धिज़्म डोमिनेट करता है पूरे सब कॉन्टिनेंट। लाहौर को भी, मतलब ये स्तूपे कहाँ तक आते हैं, और वहाँ से मुल्तान भी। मौजूदारों के ऊपर जो मेन है वो स्तूपा है, वो इज नॉट पार्ट ऑफ मौजूदारों। तो इसका मतलब है कि 1,500-2,000 साल पहले वो जो गीत लिखे उन्होंने पंजाबी में लिखे। यूरी गंगोस्की ने कहा है कि उसके बाद एक थे हिंदू भगत थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने कुछ लिखा। उसके बाद उन्होंने बाबा फरीद का तज़किरा किया। यानी पंजाबी ज़ुबान की इतनी पुरानी मतलब एक तारीख़ है। ये डॉक्टर एजाज अनवर की किताबें हैं, ये क्वापरा से मिल सकती हैं, 19 बुक डिपो गुलबर्ग से मिल सकती हैं। क्वापरा जाएंगे तो हमारे जावेद अहमद साहब, फेमस आर्टिस्ट, वो आपकी पजीराई करेंगे। उसके बाद इनकी किताब है नई रीसा शहर लाहौर दियाँ, अंग्रेज़ी में लाहौर री इनकारनेटेड। और उसके बाद ये किताब एक और है, द पाकिस्तान टाइम्स में ये कॉलम लिखते थे, उनके कॉलम्स का ये कलेक्शन है। और उस ज़माने की आर्ट की दुनिया की एक मबसूत तारीख़ है। और फिर रेनेसांस ऑफ ओल्ड लाहौर, मैं आपको बता चुका हूँ कि जितना काम डॉक्टर साहब ने लाहौर पर किया है और वाटर कलर में जिस तरह महफूज किया है, मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा कोई ऐसा शख्स, इतना बाकमाल शख्स इसको दोबारा करेगा। और दोबारा इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तमाम जो थे आसार वो मुनहदम हो चुके हैं या कर दिए गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक गुजारिश है, और वो ये है कि आपने लाहौर की जो तारीख़ी इमारत हैं उनको मुसव्वर किया, और उनमें से बेशतर मुनहदम हो चुकी हैं या कर दी गई हैं। अब चूँकि गोलबाग की शामत आई हुई है, तो कुछ पता नहीं कि कल कलां लॉरेंस गार्डन या जनाबाग की शामत आ जाए, क्योंकि वो भी तो प्राइज लैंड है ना, वहाँ भी तो एक पार्किंग प्लाजा बन सकता है। तो अगर आप उसके दरख्तों को, और दरख्त मैं सजेस्ट करूँगा, वो दरख्त जहाँ मैं परिंदों से बातें किया करता था, जहाँ चमगादड़ें थी, तो उनको आप पेंट कर लीजिए, क्योंकि मुझे खदशात हैं बहुत सारे। और वो जो शेर मेरे नाम से खामखा मंसूब हो गया है कि तुम दरख्तों को हौसला देना और मैं परिंदे लेकर आता हूँ, तो दरख्तों को हौसला कौन देगा? अगर हम परिंदे ले आते हैं, वहाँ दरख्त नहीं है, तो वो घोंसले कहाँ बनाएंगे? और वैसे भी जबर के मौसमों में कहते हैं कि परिंदे मर जाते हैं, तो हमारे नसीब में दरख्त नहीं, मुर्दा परिंदे।